गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सारे लोग? आशा करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का मैं अनिल अपने इस यूट्यूब चैनल अनिल करियर पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आएगा आप सभी को पता होगा, कल वाली क्लास में जो हमने शुरुआत की थी वो की थी जीपी की, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की। आज हम जो पढ़ाएंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के कुछ अलग से पहलू को छुएंगे और उसमें टच करेंगे, उसमें पढ़ाएंगे क्या कुछ नया हो सकता है। कल की क्लास में हमने यहाँ तक जान लिया था कि रीअकरिंग डेसिमल नंबर को कैसे करके हम उसे रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो रीअकरिंग डेसिमल नंबर क्या थे? पॉइंट वाले नंबर जो रिपीटिंग होते हैं। डेसिमल नंबर दो ही प्रकार के होते हैं, एक तो रीअकरिंग डेसिमल नंबर रिपीट हो जाएंगे, या फिर अब वो रिपीट नहीं होंगे, उसे हम कहते हैं शांत दशमलव संख्याएं, या फिर उसे हम जहाँ पर चीजें रुक जाती हैं उसे हम शांत दशमलव संख्याएं कहते हैं, फाइनाइट डेसिमल नंबर टाइप। तो आइएगा, कल की क्लास में जो बात हमने उसमें पढ़ी थी उससे में ही एक चीज को आगे बढ़ाते हैं, एक नए टाइप को सीखते हैं। नया टाइप जो हमारे सामने है वो है कि कोई भी डिजिट बार बार रिपीट हो रही हो तो वो जीपी में उसे किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, फिर उसकी शॉर्ट ट्रिक किस प्रकार से हो सकती है। हम कुछ चीजें यहाँ पर लिख रहे हैं और जानना है कि क्या इसमें हो सकता है। जैसा कि कल की क्लास में रीअकरिंग डेसिमल नंबर के बारे में सीखा था, आज की क्लास में एक नया टाइप सीखने वाले हैं। उस टाइप में क्या हो सकता है? उस टाइप में ये हो सकता है कि कोई भी नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ए कितनी बार रिपीट हो रहा है? वो अगर ऐसे लिखते जाओगे और उसमें हम कहते हैं ये एन टाइम्स रिपीट हो रहा है। कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? ये एन टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो उसे किस प्रकार से हम अपने फॉर्मूले में फिर किस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं? ए बाई एन इसका फॉर्मूला होता है और 10⁻n-1। इसे हम बहुत ही जल्दी इसमें कुछ अलग ना करके सीधे सीधे इसमें वैल्यू रखने के बाद हमारे पास रिजल्ट होगा, हमारे पास ऑप्शन होगा और हमारे पास उत्तर होगा, आंसर होगा इसका। तो जो बात यहाँ पर लिखी हुई है उसमें हम एक बात यहाँ पर लिख दें, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाएं। जैसे कि कोई भी डिजिट, एक क्वेश्चन आया हुआ था मेंस का ही है, इसमें कोई भी डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। हम कहेंगे ये डिजिट जो हो रही है रिपीट हो रही है एन टाइम्स, और प्लस करके एक नई यहाँ पर प्रॉब्लम को ऐड कर दिया गया था, वो भी कितने बार ऐड हो रहा है? एन टाइम्स ही ऐड हो रहा है। हम कहेंगे इसका रिजल्ट कैसे निकलेगा? तो इसका रिजल्ट किस प्रकार से निकलेगा? यहाँ पर 4 कितनी बार रिपीट हो रहा है? एन टाइम्स। और यहाँ पर 8 कितनी बार रिपीट हो रहा है? एन टाइम्स। वहीं पर हम एक ऊपर जो है वो हम इसका फॉर्मूला देख चुके हैं। कितना फॉर्मूला लिखा हुआ सामने? फॉर्मूला लिखा हुआ ए बाई एन 10⁻⁻1। यहाँ पर क्या है? 4 एन टाइम्स रिपीट हुआ, तो आप इसमें क्या लगाओगे? 4/n लिखोगे और यहाँ पर 10⁻n-1 इस प्रकार से यहाँ पे लिख देंगे। और ऐसे ही जस्ट इसके लिए भी लिख सकते हैं हम 8/n और 10⁻n-1 हमने यहाँ पर भी लिख दिया। अब देख पा रहे होगा आप लोग, ये जो स्टेंजा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये टर्म यहाँ पे लिखा हुआ कॉमन आ रहा है। 10⁻n-1 कॉमन आ रहा है और कॉमन आने के बाद जो अंदर बच रहा है वो कितना बच रहा है? 4/9 और प्लस 8/9। आप इसे ऐड कर सकते हो एलसीएम लेके। तो 10⁻n-1 और इसमें एलसीएम लोगे 9 आएगा, ऊपर कितना रहेगा? 4 + 8। और यहाँ पर और आगे बढ़ाओगे कहानी को, 10⁻n-1 और यहाँ पर 8 4 12 हो गया, नीचे कितना 9 से कट भी कर सकते, 3 4 12 होते हैं, 3 3 9 होते हैं। इसका रिजल्ट जो आपको देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है 10⁻n-1 और साथ में ही यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 4/3। तो ये रहा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। और इस टाइप पे बेसिस पे कोई एक क्वेश्चन बनना है। इसमें दो क्वेश्चंस को आपस में ऐड किया गया था और एक पूछा गया था इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका सम से कैसे करके फाइंड करोगे। तो आपके सामने चीज लिखी हुई है, इस प्रकार की चीज लिखी हुई है। इसे किस प्रकार से लिखा हमने? इसे इस प्रकार से लिखा। और इसमें इसका रिजल्ट किस प्रकार से बनाया? तो रिजल्ट हमने कुछ इस प्रकार से बनाया, कॉमन वगैरह लेके आप हर चीज में सॉल्व कर सकते थे। तो ये था इस कैटेगरी पे बेस्ड एक क्वेश्चन जिसका आंसर वहां पर निकला है। क्या निकल के आया? 4/3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻n-1। तो इसे आपने सीखा और इसे कहीं ना कहीं पर याद रखने की कोशिश करना। उसमें कुछ नया नहीं है, नया ये है कि केवल इस वाले फॉर्मूले को याद रखने की कोशिश करना, फिर आगे चीजें खुद ही हो जाएंगी अपने आप। चलो आगे एक नए टाइप की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में और कुछ नया। जैसा कि बिल्कुल हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सीखा था, वैसा ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सीक्वेंस बना के ही सीखेंगे हम। जैसे हमने उसमें सबसे पहले क्या सीखा था? nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं, वैसे ही हमने इसमें क्या सीखा? nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं। वहां पर हमने क्या सीखा था? वहां पर हमने सीखा था कि समेशन कैसे फाइंड करते हैं किसी भी चीज का, मतलब कि एपी का। वैसे ही यहाँ पर जीपी का समेशन कैसे फाइंड करेंगे, इसे भी हमने देखा। तो नेक्स्ट इसमें क्या है सीखने लायक? उसमें जो बातें हैं वो अब बची हुई हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी,
वहां पर हमने प्रॉपर्टीज किसकी सीखी थी, वहां पर हमने प्रॉपर्टीज सीखी थी एपी की, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है इसके बारे में देखा था। यहाँ पर जीपी के बारे में देखेंगे। वहां पर क्या बताया था हमने, कोई भी एक कांस्टेंट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स में अगर हम ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, नई प्रोग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सेम क्या रह रही थी, एपी में ही रह रही थी। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ सीखने वाले हैं, पर यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्क पड़ सकता है, पर मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं पड़ेगा। तो इसी चीज को यहाँ पर जानना है हमें, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, या कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी में पहली प्रॉपर्टी हम ये मान चलें, लेट करके चलते हैं कि सपोज हमारे पास कुछ नंबर ऐसे हैं ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये किसमें आर इन जीपी, ये जीपी में है। ये जब जीपी में है तो इसमें हम कोई एक कांस्टेंट नंबर से एंड के बी कांस्टेंट, के क्या है, एक कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट से इन टर्म्स में अगर हम मल्टीप्लाई करें चाहे हम डिवाइड करें तो हमारी जीपी पे क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना ही सीखा है। पर एपी और जीपी में क्या डिफरेंस है इसे भी थोड़ा सा यहाँ समझ लो। एपी में क्या था, एपी में कोई एक कांस्टेंट को चाहे हम ऐड करें, चाहे हम उसमें से सब्ट्रैक्ट करें, चाहे हम मल्टीप्लाई करें, चाहे हम डिवाइड करें, पर हमारी एपी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट वाला केस नहीं लेंगे। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कोई जीपी हमने जैसे कि यहाँ पर ले ही रखी ये वाली ए, उसमें किसी भी एक कांस्टेंट नंबर से किसी भी टर्म, सभी टर्म में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, ये मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं, ये यहाँ पर डी के आएगा। नई जो सीरीज फॉर्म होगी, नई जो जीपी, नई जो सीरीज फॉर्म होगी वो किसमें, वो ऑल्सो किसमें होगी, वो होगी आर इन जीपी, आर इन जीपी में होगी ये चीज। वैसे ही बिल्कुल डिवाइड के लिए ये वाला केस बन सकता है। डिवाइड के लिए क्या, वही नंबर है, हम ए से क्या करेंगे, के से डिवाइड करेंगे, ए को, बी को क्या करेंगे, के से डिवाइड करेंगे, सी को क्या करेंगे, के से डिवाइड करेंगे, और डी को क्या करेंगे, के से डिवाइड करेंगे। ये फिर से अगेन क्या होगा, आर इन जीपी, आर इन जीपी। मतलब अभी हमने देखा कि मल्टीप्लाई करने पर और डिवाइड करने पर नई प्रोग्रेशन में, नई सीरीज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो जीपी में होगा। बस यहाँ पर शर्त ये है, शर्त क्या है पर, यहाँ पर शर्त यह है कि वेयर जो हमने के लिया है वो के कभी भी जीरो के इक्वल ना हो, बस इतनी शर्त होगी यहाँ पे। बस के जीरो ना हो, बाकी आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, कोई भी कांस्टेंट नंबर ले सकते हो, और ऐसे करके अपने सीरीज को फॉर्म कर सकते हो। जी हाँ, ये सब चीजें सीखी। इसके आगे देखें, इसके आगे और क्या हो सकता है, अगर दो सीरीज हमारी जीपी में हैं, दो सीरीज हमें ये पता है कि जीपी में है, और उनका एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन, उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका डिवाइडेशन अगर देखा जाएगा तो अगेन का जीपी में होगा, फिर नहीं होगा, किस प्रकार से होगा, सब बातों को अभी सीखेंगे। बिल्कुल अभी था जी। लिखते हैं कि हमारे पास कोई एक नंबर है, मतलब कोई एक सीरीज है, सीरीज कैसे, A1 A2 A3 A4 टाइप की कोई सीरीज है, किसमें वो जीपी में है, आर इन जीपी। और दूसरी एक सीरीज लेते हैं B1 B2 B3 B4, वो भी किसमें, वो भी जीपी में है। अब ये दोनों सीरीज जीपी में हैं, तो हम ये बता सकते हैं श्योरिटी के साथ में कि A1 B1 अगर निकालेंगे, A1 B1 A2 B2 A3 B3 और साथ में ही A4 B4, ये फिर से किस में होने वाली हैं, ये होने वाली हैं जीपी में, आर इन जीपी में होंगी। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है, साथ में हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर हम इसका डिवाइडेशन आपस में करें A1 अपॉन B1 A2 अपॉन B2 और A3 अपॉन B3, साथ में ही A4 अपॉन B4 का भी, तो वो अगेन किस में होगा, वो फिर से जीपी में होगा, आर इन जीपी में होगा। तो एक रिजल्ट हमने और जाना कि दो सीरीज जो हमें पता है, दो सीरीज वो अगर किस में है, वो अगर जीपी में है तो उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका टर्म्स बाई टर्म्स, मतलब हर टर्म्स के रिस्पेक्ट में अगर हम उनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे जो सीरीज फॉर्म होगी वो सीरीज कैसी होगी, वो सीरीज भी जीपी में होगी। और ऐसे करके अगर हम उसका डिवाइडेशन से कोई सीरीज बनाएंगे तो वो सीरीज कैसे होगी, वो भी जीपी में होगी। तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, इस बात को हमने अभी समझा है। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हो। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टीज में ये चीजें, ये पहलू जो होते हैं शामिल होते हैं। आगे हम कुछ बातें और करेंगे। नहीं,
करेंगे बातें, वो अभी लिखने वाले हैं। इसे हटाते हैं पहले। तो आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि हम एपी में देख पा रहे थे कि उसमें कोई दो सीरीज अगर एपी में है तो उनका एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन, उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका डिवाइडेशन सब कुछ किसमें हो रहा था, एपी में हो रहा था। पर यहाँ पर हमने ये देखा कि दो सीरीज अगर जीपी में है तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जब कुछ कहा नहीं जा सकता तो उसे हम लिख नहीं सकते, तो हमने उसे लिखा भी नहीं। पर जिसमें श्योरिटी थी कि हाँ ऐसा हो सकता है, किसमें श्योरिटी थी, श्योरिटी थी मल्टीप्लाई में, श्योरिटी थी किसमें, डिवाइड में। तो वो बात हमने यहाँ पे लिखवाई और जाना भी कि उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, उनको डिवाइड कर देंगे आपस में, तो अगेन किस में होंगी, जीपी में होंगी। बिल्कुल वैसे ही हम एक प्रॉपर्टीज को लेके और आए हैं, उसे दिखाते हैं, आप समझते हैं, आप भी समझना है इसके लिए कि अगर कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं सीरीज के, हमें नहीं पता वो किस में है, पर हम पहले लिख दे रहे हैं कि ये जो सीरीज है ए बी सी आर इन जीपी, ये अगर सीरीज जीपी में है तो इसके बाद अगर हम इसे रेसिप्रोकल करेंगे, 1/a 1/b 1/c, अगेन किस में होगी, जीपी में होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसे आप लोग ले सकते हो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। जिसे हमने अभी बताया क्या है कि कोई भी टर्म्स जो हमें सीरीज में दे रखे हैं वो अगर जीपी के हैं तो उनका रेसिप्रोकल करने के बाद जो सीरीज बनती है वो भी किस में बनती है, जीपी में बनती है। आपको एक एग्जाम्पल के तहत दिखाते हैं कि कैसे हो सकता है ये सब। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया और आगे से टर्म्स आ सकते हैं। ये किस में दिख रहे हैं आपको, ये जीपी में दिख रहे हैं। अच्छा, जीपी की खासियत क्या होती है, कैसे करके देखते हैं जीपी को। हमने जीपी को पढ़ाया था, उसकी डेफिनेशन में एक बात बताई थी कि उसके आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से डिवाइड करो तो जो रेशियो आए निकल के, और उसके आगे वाले टर्म्स को पीछे वाले टर्म से डिवाइड करो, फिर जो रेशियो आएगा निकल के वो सेम आएगा। तो आप देख सकते हो 2 से जब 4 को डिवाइड करते हैं कितना आता है 2, 4 से 8 में 2, 8 से 16 में कितना 2 ही आता है। इसका मतलब क्या है, जीपी में है। अब अगर हम इसे इसका रेसिप्रोकल कर दें, कैसे, रिवर्स कर दें, 1/2 1/4 1/8 और 1/16, ये अगेन किस में होगा, ये अगेन जीपी में होगा। कैसे होगा इस बात को देखते हैं। देखिएगा यहाँ से अगर हम इसके नेक्स्ट वाले टर्म को 1/2 से डिवाइड करते हैं तो जो टर्म्स बनती है वो 2/4 बनेगी, क्या आएगा इनके 1/2। हमारे पास क्या आ चुका है रेशियो 1/2। वैसे ही हम अगर 1/8 को डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें, 1/4 से डिवाइड करें, तो 4 ऊपर जाएगा, 8 नीचे आएगा, फिर कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, अगेन कितना आ गया 1/2। इसका मतलब क्या है, ये फिर से जीपी में बन गई है। तो ये जो प्रॉपर्टी लिखी हुई बहुत ही काम की प्रॉपर्टी है, बहुत ही यूजफुल है। आपको किसी ना किसी रूप में क्वेश्चंस के माध्यम को दिखती रहेगी, तो आप पहचान जाना कि हाँ इस वाली चीज को हमें यहाँ पर उपयोग करना है, यूज करना है। ठीक, इतनी चीज हमने सीखी। एक नई प्रॉपर्टी को और इसमें ऐड करते हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। जैसा कि इसे हमने देखा तो वो भी महत्वपूर्ण, और अब जो प्रॉपर्टी लिखने वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के माध्यम से यूज होती ही रहती है, इसे भी जानेंगे अभी हम। उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा है कोई 3 या फिर उससे ज्यादा टर्म्स जीपी में हैं तो उन्हें अगर हम दूसरे किसी प्रोग्रेशन में बदलना चाह रहे हैं, जैसे कि लॉग लगा दें उसमें, तो वो किस में बदल जाएंगे, इस चीज को देखेंगे। तो अभी हम जानेंगे इसमें कि कोई 3 टर्म्स, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, किसमें है, आर इन जीपी में। तो अगर हम इसमें लॉग इनपुट दे दें, लॉग ए, लॉग बी और लॉग सी की बात करें, वो किस में होगी, वो बेटा जीपी में नहीं होगी, किस में होगी, वो आर इन एपी, वो एपी में होगी। तो ये भी सुंदर सी प्रॉपर्टी हमारे सामने आ चुकी है कि कोई 3 टर्म्स या फिर कोई सीरीज पहले जीपी में है तो उसके टर्म्स में अगर लॉग हम अप्लाई कर दें तो उसके बाद जो सीरीज बनती है वो कैसी बनती है, उसके बाद जो भी सीरीज बनती है वो बनती है एपी में, ना कि जीपी में। ये रिवर्स भी कर सकते हो, इसके लिए रिवर्स का मतलब होता है ये ऐसे करके, कि अगर ऐसा है तो आप ऐसा ले सकते हो, और ये अगर एपी में है फिर जीपी में है तो इसे एपी में कह सकते हो, उल्टा भी कह सकते हो इसके लिए। तो ये क्या है, ये कहना कहीं पर नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों प्रकार की कंडीशन को फुलफिल करती है, फॉलो करती है। इतनी चीज हमने सीखी। आएगा एक क्वेश्चन से बात करें, इसका एक प्रूफ देख लेते हैं इसका कि किस प्रकार से काम हो सकता है। देखो अब हम देख पा रहे हैं कि लॉग ए क्या है, लॉग ए, लॉग बी और ये लिखा हुआ लॉग सी, ये किस में लिखा हुआ है,
ए लिखा हुआ आर इन एपी में लिखा हुआ है, ठीक, मतलब एपी में है। तो एपी की प्रॉपर्टी क्या होती है? एपी की प्रॉपर्टी होती है उसके आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को क्या करो, अगर सब्ट्रैक्ट करो, माइनस करो, तो वो टर्म्स क्या आएंगे, उसका कॉमन डिफरेंस में चेंज हो जाएंगे। तो लॉग बी जो है उसमें से लॉग ए को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और साथ में ही लॉग सी जो है उसमें से लॉग बी को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद लॉग की एक प्रॉपर्टी इसमें यूज करेंगे। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है? लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग बी अपॉन ए में कन्वर्ट हो जाता है। इधर लॉग किस में हो जाएगा, इधर लॉग सी अपॉन बी में कन्वर्ट, लॉग से लॉग क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो बी अपॉन ए इज इक्वल टू कितना आ गया, सी अपॉन बी। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है अगर देख के बताएं, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी, जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। तो हमने अभी देखा कि हम किसी सीरीज को एपी में लेके चले थे, उसी सीरीज से हमें एक चीज मिल गई। अच्छा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी है, इसका मतलब होता है कि ए बी सी क्या है, ए बी सी जीपी में है। ए बी सी किस में है, ए बी सी जीपी में है। तो एक चीज हमने अभी यहाँ पर सीखी, क्या सीखी कि ए बी सी क्या होंगे, जीपी में होंगे। कब जीपी होंगे, जब लॉग ए लॉग बी लॉग सी लॉग के टर्म्स को हम अगर एपी में मान के चल रहे हैं तो ये महत्वपूर्ण चीज आप तक पहुंच गई, इसे आप नोट डाउन कर सकते हो और इसको याद भी रख सकते हो, ताकि सीधे सीधे स्टेटमेंट फॉर्म में आप ऐसा रीजन के क्वेश्चंस में आप इसे अप्लाई कर सको, फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर ट्रू फॉल्स में पूछी जा सकती चीजें हैं इसमें। देखा अभी हमने ये सब चीजें। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी बची हुई है जो जीपी की ही है, उसे भी पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इसे हटाते हैं। जी हाँ, जीपी की प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने अभी तमाम प्रकार की चीजें देखी। पहले नंबर की चीज एक बार रिकॉल कराएं आपके लिए, तो क्या देखी कि कोई भी टर्म्स अगर जीपी में है तो उनमें किसी कांस्टेंट से जब मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, वो अगेन किस में होंगी, जीपी में होंगी। एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखी कि दो जीपीज हमारे पास हैं, दो सीरीज जीपी में हैं, उन्हें चाहे आपस में मल्टीप्लाई करो मतलब बिग टर्म्स के रिस्पेक्ट में, और चाहे आप उन्हें डिवाइड करो तब भी वो किस में होंगी, तब भी वो जीपी में होंगी। और हमने क्या देखा, और हमने ये देखा कि कोई तीन टर्म्स जो जीपी के हैं वो जीपी में ही हैं, उनका अगर रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो वो अगेन किस में होगा, जीपी में होगा। और साथ में हमने ये भी देखा कि कोई तीन टर्म्स जीपी के हैं या फिर कोई जीपी की सीरीज है, तो उस सीरीज में अगर उनके टर्म्स पर लॉग अप्लाई कर दिया जाए तो वो सीरीज किस में हो जाती है, तो वो सीरीज जीपी में ना रह के एपी में हो जाती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। इतनी बातों को हमने सीखा। और अभी हम भी कुछ सीखने वाले, एक नई प्रॉपर्टी और बची हुई है, वो भी क्या होती है, वो भी इंटरचेंज प्रॉपर्टी होती है। आप कह सकते हो कि कोई तीन टर्म है, ए वन बी वन सी वन, ये किस में है, ये जीपी में है, आर इन जीपी, आर इन जीपी। तो कोई एक कांस्टेंट नंबर अगर हम ले लें के, उसके ऊपर एक पावर क्या करें, एक्सपेंड करा दें, तो एक के ऊपर ए भी के ऊपर लगा दें, तो ये किस में होंगी, इस बात को जानने वाले हैं। तो ए बी सी किस में, जीपी में है, इनके ऊपर पावर लगा दी तो वो किस में होगी, वो बेटा हो जाएगी, वो हो जाएगी जीपी में। अगर जीपी में तो एपी में हो जाएगी। आप ये कह सकते हो जीपी में किस में हो जाएगी, एपी में हो जाएगी। आप इसे इंटरचेंज प्रॉपर्टी के माध्यम से भी देख सकते हो। ठीक, ये हमने रूप यहाँ पर देखा, क्या देखा कि कोई तीन नंबर किसमें है, जीपी में है, तो कोई एक कांस्टेंट लें, उसके ऊपर उन सारे टर्म्स को एक्सपेंड करा दें, तो उससे मिलकर जो सीरीज बनेगी वो किसमें बन जाएगी, वो एपी में बनेगी। ये भी अपने में महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी थी, इसे हमने देखा। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं और ये सीखते हैं कि क्या इसमें सीखने लायक बातें होंगी। देखो, जैसा कि हमने एपी में सीखा था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सीखा था, क्या सीखा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, कि करस्पॉन्डिंग टर्म्स क्या होते हैं, चाहे वो यहाँ स्टार्टिंग से देखे जाए और लास्ट से देखे जाए, तो वो इक्विडिस्टेंट होते हैं। किस प्रकार से, जैसे कि हमने पहला टर्म उठा लो फिर लास्ट वाला टर्म उठा लो, उन्हें अगर आपस में ऐड करो तो ऐसे सेकंड वाला उठाओ, उसे सेकंड लास्ट वाला उठाओ, उन्हें आपस में ऐड करो, ऐसे थर्ड वाला उठाओ थर्ड लास्ट वाला उठाओ, उन्हें आपस में ऐड करो, वो सब क्या आएगा, बराबर आएगा। बिल्कुल वैसा ही कुछ जीपी में ही है। जीपी में क्या सीखेंगे हम, जीपी में इतनी बात को हमें जानना है कि इक्विडिस्टेंट तो होते हैं पर एडिशन के रिस्पेक्ट में नहीं, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। ठीक, इतनी सी बात को हमें देखना है। तो इन द जीपी the terms of equidistance from starting to ending in the multiplication form. In a GP, terms are equidistant,
फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, ठीक, विद रिस्पेक्ट मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, ठीक। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस अगर हम एपी की बात करें तो उसमें डिफरेंस ये था कि उसमें एडिशन के फॉर्म में था, यहाँ पर इसमें मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। जैसे कि हम लिखें a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, ऐसे चलते जाएंगे। यहाँ पर an-2, an-1, यहाँ पर n। ये जो सीरीज लिखी हुई सीरीज अगर जीपी में है, इसमें है जीपी सीरीज है जीपी में, आर इन जीपी। तो ये जो थ्योरम टाइप की चीज हमने यहाँ पे लिखी, प्रॉपर्टीज टाइप की चीज, उस चीज को किस प्रकार से फॉलो करेंगे? हमने क्या कहा? हमने कहा इक्वी डिस्टेंस होते हैं मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, कहाँ से लेके स्टार्टिंग से टू एंडिंग पे। जैसे a1 को अगर हमने उठाया तो उसकी मल्टीप्लाई अगर हम an से करें बिल्कुल लास्ट से, ये जो प्रोडक्ट आएगा निकल कर, ये सेकंड वाले से, ये सेकंड लास्ट से कर लें an वाले से, इसके वो इक्वल होगा। अब अगर हम इसके थर्ड वाले से करें तो थर्ड लास्ट से कर लें, इसके इक्वल होगा। क्या होगा? एक कांस्टेंट के बराबर आएगा निकल के। इतनी चीज को जानना है हमें, और इस चीज कहना कहीं पर हमने क्वेश्चन में क्या होती है, शामिल होती है, फिर उसमें लगाई जाती है, अप्लाई की जाती है। तो एक नई प्रॉपर्टी को हमने और देख लिया। क्या देखा? कि इन अ जीपी टर्म्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। जैसा कि हमने अब देख पा रहे हैं कि एक हमारे पास प्यारे से सीरीज लिखी हुई जीपी की, उसमें हमने क्या कहा? हमने कहा फर्स्ट टर्म और उसके लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगा? उसके सेकंड टर्म और उसके सेकंड लास्ट टर्म के मल्टीप्लाई के। और किसके इक्वल होगा? उसके थर्ड टर्म, उसके लास्ट थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। अब वो कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट नंबर बनाएगा, वो हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक। इतनी बात जानी हमें। तो प्रॉपर्टीज के बारे में हमने अब तक देख लिया है। अब हमें कुछ चीज देखनी है जो सीधे सीधे क्वेश्चंस के रूप में आई हुई हैं, चाहे आप उसे क्वेश्चंस लिख लो, चाहे आप उसे थ्योरम के रूप में डालो, ठीक। लिखते हैं अभी। पहली चीज, आप इसे क्वेश्चन के रूप में भी दे सकते हो। अगर कोई तीन नंबर हैं, वो किसमें है? वो जीपी में है, और वो तीनों के तीन नंबर क्या है? 1 से बड़े होंगे। जैसे कि अगर हम देखें, इफ x, y, z आर इन जीपी वेयर x, y, z तीनों के तीनों नंबर 1 से क्या बड़े हैं। तो तीनों के तीनों नंबर 1 से बड़े हैं और ये जीपी में है, तो हमें प्रूव करना कि ये किस में होगा। ये बताना कि ln x, ये बताना कि बताओ कि 1/1 प्लस ln x, 1/1 प्लस ln y, 1/1 प्लस ln z किस में होगा? आर इन के बाद हमें नहीं पता, ये बताना है, ठीक। चाहे इसे रिजल्ट देख लो, रिजल्ट, हाँ रिजल्ट के रूप में देख लो, चाहे इसे क्वेश्चन के रूप में देख लो, बात नहीं। बहुत बार पूछा गया है मेंस में, बहुत बार पूछा गया है छोटे मोटे इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में। क्या कह रहे हैं कि x, y, z किस में है? जीपी में है। अब तीनों के तीनों नंबर कैसे हैं? ग्रेटर देन 1 है। तो अगर ये तीनों के तीनों जीपी में हैं और इनको अगर हम ln में कन्वर्ट करें, तो अभी अभी हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर x, y, z आर इन जीपी में है, तो इन पे अगर हम log अप्लाई करेंगे, मतलब कि भाई ln अप्लाई कर देंगे, तो वो किस में हो जाएंगे? वो एपी में हो जाएंगे। बिल्कुल अभी सीखा, किस में हो जाएंगे? वो एपी में हो जाएंगे। अब एपी की एक प्रॉपर्टी और थी, वो कौन सी थी? एपी में किसी भी एक कांस्टेंट नंबर को हम चाहे ऐड करें, हर टर्म्स में ऐड कर दें, तो वो फर्क नहीं पड़ता। अब किसमें? अगेन एपी में। तो 1 हमने ले लिया, 1 को हम लॉग में ऐड करेंगे, तो ln x, 1 प्लस ln y, 1 प्लस ln z, ये किस में हो जाएगा? ये अगेन किस में होगा? एपी में होगा, आर इन एपी में, ठीक। इसके बाद अगर हमने ये जो सीरीज यहाँ पे लिखी हुई है, वो किस में लिखी हुई है? वो एपी में लिखी हुई है। और इसके टर्म्स का अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं, रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1/1 प्लस ln x करके लिखते हैं, 1/1 प्लस ln y करके लिखते हैं, और यहाँ पे 1/1 प्लस ln z करके लिखते हैं। ये किस में होगा?
तो ये होगा HP में, इसमें होगा ये HP में होगा। ठीक, AP का रेसिप्रोकल क्या कहलाता है? HP कहलाता है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आया? RA HP में आएगा। कैसे आया एक बार फिर समझा देते हैं हम। कोई 3 टर्म्स दिए हुए थे, किसमें दिए हुए थे? GP में दिए हुए थे। GP की एक प्रॉपर्टी ये थी कि उस पर अगर हम लॉग अप्लाई करें, लॉग का मतलब भाई ln अप्लाई कर देंगे, तो वो सीरीज किसमें बन जाएगी? वो सीरीज AP में बन जाएगी, बन गई। अब AP की एक प्रॉपर्टी और होती है, वो कौन सी होती है? वो ये होती है कि कोई भी कांस्टेंट नंबर AP इसके टर्म्स में हम क्या करें? ऐड करें, चाहे सब्ट्रैक्ट करें, चाहे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो हमें क्या करना है? यहाँ पर ऐड करना है। हमने ऐड कर दिया यहाँ पे, तो ऐड करने के बाद क्या बनेगी? किसमें बनेगी? वो AP में बनेगी। साथ में ही हमें ये भी पता है AP के टर्म्स को अगर हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो वो टर्म्स किसमें चेंज हो जाते हैं? वो टर्म्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं HP में। तो कुल मिला के हमारे पास लिखा हुआ क्वेश्चन का आंसर क्या आ चुका है? HP आ चुका है। आप इसे एक बार नोट कर लो, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद देखते हैं कौन से क्वेश्चन और किस प्रकार से बन सकते हैं, इसे और देखते हैं। ठीक है, शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने लाए थे जो मेंस में आ भी चुका है। इससे आप लोग प्रिपेयर हो जाओगे और प्रिपेयर कर लेना भी चाहिए। ठीक है, आइएगा एक नए क्वेश्चन की तरफ और चलें और उसमें कुछ नई बात को सीखें। नया क्वेश्चन है कि अगर कुछ टर्म्स हमारे पास जीपी में दे रखे हैं तो उससे मिलके डिटरमिनेंट बनता है, उसकी वैल्यू कितनी आती है निकल के। तो उससे मिलके जो डिटरमिनेंट बनता है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है ये हमें बताना है। तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? जैसे हम कहें कि कुछ टर्म्स है, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 2 to the power A1, A2, A3, ये 2 लिखना चाहिए था, 2 आ गया, इधर कितना आएगा? 2, A4। ये जो टर्म्स हैं लास्ट तक चले जाएंगे एंड nth टर्म तक भी चले जाएंगे। वो किसमें होंगे? वो अगर जीपी में है तो बताना ये है कि इससे बना हुआ डिटरमिनेंट, जैसे हम लिख दें an+1, an+2, an+3, an+4, an+5, an+6, an+7, an+8, an+9 इससे मिला हुआ या फिर इससे बनके, इनके टर्म्स से मिलकर बनके जो डिटरमिनेंट बनके आया है निकल के, उसकी वैल्यू कितनी आएगी निकल के। तो उसका कॉन्सेप्ट समझाते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है हमारे पास? हमारे पास लिखा हुआ है 2 की पावर A1, 2 की पावर A2, 2 की पावर कितनी? A3, ऐसे करके जो सीरीज है किसमें? जीपी में है। अभी अभी हमने एक प्रॉपर्टी सीखी थी कि ए की पावर पे के की पावर में लिखा हुआ है A1, के की पावर में कितना लिखा हुआ है? A2। ये अगर जीपी में है तो A1, A2, A3 किसमें होगा? वो AP में होगा। इस प्रकार की चीज को हमने सीखा था। तो बिल्कुल वैसे ही हम कह सकते हैं कि अगर ये पूरी की पूरी सीरीज जीपी में लिखी हुई है तो इसका मतलब ये है कि A1, A2 और A3, A4 और लिखें A5, ये किसमें होगा? ये होगा AP में। ठीक, और जैसे ही ये टर्म्स हमें AP में मिले वैसे वो सारे के सारे टर्म्स किसमें मिल जाएंगे? AP मिल जाएंगे। फिर AP क्या कहता है? AP कहता है कि नेक्स्ट वाले टर्म में से अगर फर्स्ट वाला टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या बनाता है? तो वो सेम आता है बार बार। अगर हम इसमें ऑपरेशन लगा दें और इसमें इस प्रकार से ऑपरेशन लगा दें, क्या लगा दें? C2 में से C1, ये कॉलम कहलाते हैं बेटा, क्या कहलाते हैं? कॉलम। ये हॉरिजॉन्टल वे में जो है वो कहलाते हैं रोज, ये वर्टिकल वे में जो लिखे हुए हैं वो क्या है? वो कॉलम्स हैं। तो अगर हम कॉलम सेकंड में से कॉलम फर्स्ट को सेपरेट करें और कॉलम फर्स्ट में ही लिखें तो यहाँ पर जो आएगा निकल के वो यहाँ पर भी आएगा सेम, जैसा कि हम जानते हैं। एक बार इस पे ऑपरेशन लगा के दिखाते हैं आपके लिए। देखो ऑपरेशन है C2 में से C1 घटाएं, किसमें लिखा है? C1, एंड C3 में से C2 घटाएं, किसमें लिखा है? C2। ये पूरी की पूरी डिटरमिनेंट किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? ये हो जाएगी an+2 माइनस an+1। ऐसे आगे आगे भी कन्वर्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी? an+3 माइनस an+2। ऐसे आगे कितना आ जाएगा? an+3। यहाँ पर कितना आएगा? नहीं सेम बिल्कुल वैसे ही an+5 माइनस an+4, और यहाँ पर कितना जाएगा? an+8 माइनस an+7, और यहाँ पर कितना जाएगा? यहाँ पर जाएगा an+6 माइनस an+5। यहाँ पर कितना जाएगा? यहाँ जाएगा an+9 माइनस an+8। सेम यहाँ पर उतार दो ऐसे an+6 an+9। इस चीज को देखने के बाद हम एक अंदाजा लगाएंगे
क्या लगाएंगे कि ये जो चीजें लिखी हुई हैं ये कुछ ना कुछ एक नंबर लिखी हुई है, डी, यहाँ भी 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 डी। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे टर्म्स किसमें लिखे हुए हैं? एपी में। और एपी की खासियत क्या होती है कि उसके जो टर्म्स में है उसका टर्म्स का अगर डिफरेंस ले जाए वो क्या होगा? सेम होगा। हर टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। तो टर्म्स का डिफरेंस ही तो लिखा हुआ था यहाँ पर, बाकी सेम चीज यहाँ पर आई जाएगी। तो यहाँ पर लिखी हुई है an+3, ये हो गया, ये हो गया। अब ये देखो, एक प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट की भी पढ़नी होगी हमें। क्या होती है कि किसी भी डिटरमिनेंट के दो रो या फिर दो कॉलम सेम हो तो उसका रिजल्ट सीधे कितना होता है? 0 होता है। तो इसका आंसर कितना आने वाला है? 0 आने वाला। तो ये रहा आपका प्रश्न जिसका उत्तर मिल चुका है। कितना मिल चुका है? 0 मिल चुका है, 0 मिल चुका है। वैसे भी हमने सीख लिया किस प्रकार से इसका फाइनल रिजल्ट हमने प्राप्त कर लिया। आइए आगे कुछ चीजें और देखते हैं। जैसा कि हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सीखा था कि अरिथमेटिक मीन को कैसे फाइंड करते हैं, वैसे ही हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी सीखेंगे जियोमेट्रिक मीन को किस प्रकार से फाइंड करते हैं या फिर किस किस प्रकार के जियोमेट्रिक मीन होते हैं। इसे खूब अच्छे से सीखना है हमें। इसे रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर जियोमेट्रिक मीन के बारे में सीखना है। ज्योमेट्रिक मीन के बारे में सीखना है। ज्योमेट्रिक मीन को भी हम दो प्रकार से डिफाइन करेंगे। एक प्रकार की बात करें तो हम ऐसे कर सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन में, एक होता है सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। क्या होता है? सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। तो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन को ऐसे डिफाइन करें, कोई 3 नंबर है ABC और वे किसमें है? वो है R इन जीपी। तो क्या होता है? तो जीपी की खासियत क्या होती है? आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से डिवाइड करो, ऐसे ही उसके आगे वाले से पीछे वाले डिवाइड करो। ठीक है। अब क्या होता है? वो आपस में इक्वल होते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? b² = AC। इसका मतलब v = कितना जाएगा? √AC। ये b जो है यहाँ पर क्या कहलाएगा? सिंगल ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा। अब दूसरे प्रकार से भी देखते हैं, देखें तो ऐसे दिखा सकते हैं आपके लिए, वो होता है एन ज्योमेट्रिक मीन। एन ज्योमेट्रिक मीन। एन ज्योमेट्रिक मीन। एन ज्योमेट्रिक मीन। एन ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा कि कोई दो नंबर होंगे और उन दो नंबर्स के बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन लिखे हुए होंगे। किस प्रकार से लिखे होंगे? से हम कहेंगे G1, G2 और G3 ऐसे करके Gn तक। तो इसका एक फॉर्मूला लिख देते हैं जिसे फाइंड करने का सबसे साधारण सबसे अच्छा तरीका होगा। क्या है वो फॉर्मूला? वो फॉर्मूला है GK = B/A की पावर, A बाहर आएगा, A × B/A की पावर कितना जाएगा? N अपॉन या K/N+1। K/N+1। इस फॉर्मूले को आप याद रखोगे। इसमें K की वैल्यू पुटअप करते जाएंगे और G की वैल्यू निकलती जाएगी। तो G1 क्या है, G2 क्या है, सब चीजें यहाँ पर निकलेंगी। पर ध्यान देने वाली बात इतनी है कि N यहाँ पर क्या है? N जो है यहाँ पर n है टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन लाइज बिटवीन A and B। टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन लाइज बिटवीन A and B। ये चीज यहाँ पर ये लिखी हुई क्या है? टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स लाइज बिटवीन A and B। कुछ और बातों को जाने, जैसा कि हमने एपीज में ही जाना था, इसे नोट कर लिया होगा। यहाँ पर कुछ बातें बता देते हैं एक्स्ट्रा। देखो, जैसा हमने एपी में देखा था कि अगर इस प्रकार से कोई टर्म दे रखी हो an-1 प्लस b⁻n-1 अपॉन a⁻n प्लस b⁻n इज इक्वल टू सिंगल ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल हो, तो वो आपसे n की वैल्यू पूछे तो किस प्रकार से निकालेंगे? बिल्कुल इसमें भी ये सब चीजें हैं और उसमें भी हम देखेंगे कि किस प्रकार से चीजों को फाइंड करेंगे हम। इसमें होता क्या है कि लोअर पावर को -½ के इक्वल किया जाता है। इसकी जो कह सकते हो कैलकुलेशन करने का एक ट्रिक है, विधि जो है वो ये है कि लोअर पावर क्या किया जाता है। आप इसकी विधि मेथड को देख लो केवल।
मेथड ये है, लोअर पावर जो भी है, लोअर पावर जो भी है उसे क्या कर दो, उसे माइनस हाफ के इक्वल कर दो, एंड सॉल्व फॉर एंड सॉल्व फॉर एन, एन के लिए सॉल्व करो, एन की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपके सामने जो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है छोटा सा, इसमें आप देख के बताओ लोअर पावर कितनी है। लोअर पावर जो इसमें है वो है एन। एन यहाँ पर लोअर पावर है नहीं, इसे आप ऐसे ले सकते हो, इसमें एन ऊपर ले सकते हो और एन माइनस वन नीचे ले सकते हो। इस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम होगा, एन माइनस वन है, एन माइनस वन। अब लोअर पावर देख लो क्या है। लोअर पावर इसमें दिख रही है हमें एन माइनस वन, तो एन माइनस वन को क्या करोगे, इक्वल करोगे, किसके इक्वल करोगे, हमारे ट्रिक के अनुसार, मेथड के अनुसार कितना दे रखा है, माइनस हाफ दे रखा है। तो एन की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, माइनस वन को उठा के इधर लाएंगे तो प्लस वन का आएगा, माइनस हाफ इधर है, वन में से हाफ गया तो हाफ बचा, तो एन की वैल्यू कितनी आ चुकी है, हाफ आ चुकी है। एक चीज, एक क्वेश्चन को और देखो यहीं पे तो समझ में जाता आएगा। देखते हैं, जैसे कि हम कहेंगे यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ए टू दी पावर एन प्लस वन प्लस बी टू दी पावर एन प्लस वन, नीचे कितना है, ए टू दी पावर एन प्लस बी टू, ये सिंगल ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल है। और सिंगल ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ए बी होता है। यहाँ से आपसे पूछ लिया कि एन की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो लोअर पावर को जीरो करो, तो लोअर पावर कितनी है यहाँ पर, एन है, एन को जीरो नहीं सॉरी माइनस हाफ के इक्वल करो, और सॉल्व क्या करना है, एन की वैल्यू ही निकलेगी, तो ये माइनस हाफ क्या होगी, इसकी एन की वैल्यू ही आएगी। तो एक दो क्वेश्चंस को भी हमने देखा, कॉन्सेप्ट को भी हमने देखा, और हमने ये जाना कि कहीं ना कहीं पर ये चीजें जो हैं या फिर ज्योमेट्रिक मीन से संबंधित जो बातें हैं वो कितनी काम की होती हैं। आपको याद रखने वाली जो बात है वो यहाँ पर है कि दो नंबर्स के बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन पड़े हुए हैं, तो उनकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास का एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, जी के इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी अपॉन ए की होल पावर एन ए अपॉन एन प्लस वन। बस एन ध्यान रखना, एन क्या लगाओगे, एन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में लगाओगे। एन इन ए और बी के बीच में कितने ज्योमेट्रिक मीन पड़े हुए हैं, उनकी काउंटिंग है, उनकी संख्या है, उनका रिजल्ट है। तो एन क्या है, एन है टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, एक थ्योरम को लिखते हैं, फिर कहना कहीं पर इसे हम स्टॉप करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए। थ्योरम वो भी लास्ट थ्योरम, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्या हो जाएगा, यहाँ पर समाप्ति हो जाएगी। इसके बाद हमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन को सीखना है। वो भी सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आइएगा उसे भी पढ़ ही लेते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की लास्ट थ्योरम क्या कहती है, ये वाली थ्योरम लास्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, वो कहती है द प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज इक्वल टू द nth पावर ऑफ देयर सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। अगर कोई इस हम कहें कि ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन लिखे हुए हैं, जैसे G1 हो गया, G2 हो गया, G3 हो गया, साथ में Gn हो गया, एन ज्योमेट्रिक मीन दो नंबर्स के बीच में लिखे हुए हैं। और थ्योरम ये कह रही है, थ्योरम क्या कह रही है वो लिखवा दे रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज इक्वल टू द nth पावर ऑफ देयर सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। क्या लिखोगे इसमें, द प्रोडक्ट ऑफ the products of n geometric mean and geometric means between two number a and b is equal to the nth power of their single geometric mean, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। ठीक, ये जो बात लिखी है इसे मैथमेटिकल फॉर्मेशन में लिख देते हैं। क्या बताया हमने, हम बताया इसके बीच में जो एन ज्योमेट्रिक मीन लिखे हुए हैं, इन एन ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट निकालें। कैसे निकालोगे, G1 मल्टीप्लाई बाई G2 मल्टीप्लाई बाई G3, कहाँ तक निकालेंगे, Gn तक निकालेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, वो nth पावर हो जाएगी। मतलब रूट ए बी क्या होता है, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन होता है, इसके ऊपर पावर कितनी चढ़ा दो, n चढ़ा दो।
तो ये nth पावर कहलाएगी, वो इसके इक्वल होती है। एक लास्ट थ्योरम जो हमारे पास थी वो इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिखवा दी। इस पे बेस क्वेश्चन भी बनते हैं, आप इसे याद रख सकते हो। तो याद रखने का फायदा ये होगा, जहाँ पर भी क्वेश्चन में लगाओगे वो तुरंत ही लगा दोगे, उसमें कोई नया कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। वरना क्या करना पड़ेगा, हमें G1 निकालना पड़ेगा, G2 फाइंड करना पड़ेगा, G3 फाइंड, फिर उनका प्रोडक्ट लिए घूमो, फिर आएगा भाई। तो इससे बढ़िया चीज़ें हमें याद हो तो और बढ़िया बात है। ठीक, तो आज की क्लास में हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फाइनली क्या कर लिया, फाइनल कर लिया है। और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।